इलेक्ट्रिसिटी की आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे। मैंने जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और उससे पहले मैं पूरा क्विक ओवरव्यू दूंगा, क्विक रिविजन्स करवाऊंगा इनिशियल 4 लेक्चर्स का। आज ये 5th लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो पूरी उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आएगा यदि आप इनिशियल पूरे 4 लेक्चर्स देख चुके हैं। यदि आपने नहीं भी देखा है तो आज मैं क्विक रिविज़न करवा रहा हूँ, बाद में आप वो लेक्चर्स जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने से टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो आपको बताया गया था, इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपली डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेनेवर यू आर सपोज टू डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, आप डिफाइन करें कि डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, एक्सेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना। तो इलेक्ट्रॉन की यदि कमी होगी तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा तो माइनस का चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इन चार्ज के बारे में सब कुछ मैंने डिटेल से बताया है कि चार्ज की यूनिट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही कितना चार्ज रखते हैं न्यूमेरिकली, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, मैंने नीचे मेंशन भी किया है, एसआई यूनिट इसकी कूलम है। ठीक है, इसके अलावा एटम के पास 3 पार्टिकल होते हैं। 2 पार्टिकल तो इसके पास आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर पे मिल जाते हैं, बाकी एक पार्टिकल इस सेंटर के अराउंड मूव करता है जिसे इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, ये जो 2 पार्टिकल्स हैं इन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, और ये सेंटर बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। मास की बात करें तो सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का, और फिर दूसरे नंबर पे मास होता है प्रोटॉन का। इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके पूरा सेंटर पे मास देते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इनके मास की वैल्यू भी मैंने बताई थी। आप यदि न्यूट्रॉन की याद करें तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी तरीके से प्रोटॉन की वैल्यू भी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा कम है। कितना थोड़ा सा कम है, ये 27 है। ठीक है, ये कितना है 1.673 प्रोटॉन के लिए। जबकि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ, आप सुन लें, इसमें भी एज इट इज सेम होगा। ठीक है, ये मास के बारे में मैंने आइडिया दिया था। तो चार्ज को डिफाइन आप कैसे करने वाले हैं, डेफिशिएंसी और एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे और था। ठीक है, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी पढ़ लें, इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। ऑब्वियसली एक स्मॉल पार्टिकल होता है, और इस चार्ज को कैसे डेवलप किया गया, मैंने इनिशियल वीडियोस में इसका पूरा हिस्टोरिक रिव्यू दिया है कि चार्ज कैसे आया, इनिशियली चार्ज क्या नाम से आया, और चार्ज की बात किस तरीके से धीरे 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 डेवलप हुई। करंट की बात करते हैं तो करंट क्या है, करंट सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज है, चार्ज के फ्लो होने के रेट। रेट का मतलब होता है एनीथिंग दैट वी आर कंसीडरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो राइट नाउ वी आर कंसीडरिंग नेट चार्ज, तो नेट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q का यूनिट हमने पढ़ा कूलाम, T का पढ़ा सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड को ही प्यारे बच्चों एम्पियर बोला गया है, क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है। तो इस कूलाम पर सेकेंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं, और SI यूनिट को हम कैपिटल A से ही दिखाते हैं। यदि 1 एम्पियर आपको डिफाइन करना हो तो आप बोल सकते हैं कि 1 कूलॉम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी 1 कूलॉम चार्ज यदि 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो वो क्या कर सकता है, 1 एम्पियर करंट जनरेट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। इस करंट को फ्लो होने के लिए प्यारे बच्चों एक क्लोज पाथ चाहिए। करंट तब तक फ्लो नहीं हो सकता जब तक आप क्लोज्ड पाथ करंट को ना दे दें। उसी क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जहां करंट फ्लो होता है। ठीक है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ along which an electric current flow. It is a closed conducting path where current flow. ठीक, देख लें ये क्लोज पाथ, आप देख लें जिस तरीके से मैंने दिखाया है। यहाँ पे मैंने बैटरी यूज़ किया है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेल इस तरीके से यूज़ होते हैं, जो एनर्जी के सोर्स होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, और यदि कई सेल यूज़ कर दिए जाएं तो वो कई सेल एक बैटरी बनाते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 3 सेल यूज़ किया, यदि ये 2 वोल्ट का था तो ये फिर मेरा 2 3 जा 6 वोल्ट का एक बैटरी हो जाएगा। सिंगल यूज़ करने पे हम इसको सेल बोलते हैं, एक से ज़्यादा यूज़ हो जाए तो फिर इसको हम सेल ना बोलकर ग्रुप ऑफ सेल या सिंपली हम बैटरी बोल देते हैं। तो राइट नाउ वी हैव यूज्ड बैटरी ऑफ 3 सेल्स। की यूज़ किया है हमने। की को जनरली दिखाने का तरीका ये है, क्लोज दिखा
दिखाने का तरीका इसके भी 2 टर्मिनल होंगे। इसके बाद हमारे पास ये अमीटर यूज़ है। अमीटर क्या करता है, करंट का मेजरमेंट करता है, करंट की वैल्यू बताता है। तो करंट मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर्किट में, चाहें तो ऑब्वियसली अमीटर यूज़ करते हैं। एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ, यदि हमें वोल्टेज मेज़र करना है तो पैरेलल में हम क्या लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, सर्किट में मेज़र करता है वोल्टेज के डिफरेंस को, या सिंपली कहें पोटेंशियल के डिफरेंस को। ठीक है, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक, जनरली करंट पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट रिवर्स में फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट के फ्लो के अपोजिट होता है, ये बात भी ध्यान रखें। यहाँ पे एरो क्या दिखा रहा है, करंट के फ्लो को, तो एरो आप देख सकते हैं, यहाँ से करंट ऐसे 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 किए जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे सर्किट में अमीटर कैसे कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। साथ ही साथ इस अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। चलिए मैं अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा डिटेल से बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें अमीटर के बारे में। तो अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये इसका दिखाने का सिंबल होता है। और साथ ही साथ ये आप अमीटर यहाँ पे प्रैक्टिकल करते वक्त आप जो अमीटर यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, वो ऐसा अमीटर आपको मिलता है। ठीक है, ये मिली एम्पियर के फॉर्म में भी हो सकता है, और यदि ये मिली एम्पियर के फॉर्म में है मतलब आपको ये मिली एम्पियर में करंट दे सकता है। 1 मिली एम्पियर में एक्चुअल में 10⁻³ एम्पियर करंट होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर में प्यारे बच्चों 10⁻⁻6 एम्पियर करंट होता है। तो बहुत सिंपल वैल्यू, या आप कहें कि बहुत निग्लिजिबल वैल्यू को मेजर करना है तो फिर हमें मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर यूज़ करना पड़ता है। अभी ये जो एम्पियर आप देख रहे हैं ये सिंपल एम्पियर है, मिली एम्पियर होता तो यहाँ पे ये एम लिखा होता। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, तो यहाँ पे ये अमीटर है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कैपिटल ए लिखा हुआ है, देखें ध्यान से, ये सिंबल होता है अमीटर का। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये क्या है, वोल्ट मीटर। ऑलराइट, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मैं ये समझा दूं आपको कि जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो ये तभी फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो। अब एक सिंपल एग्जांपल लें, और आप सपोज कंसीडर करते हैं पानी को। तो पानी की टंकी आप जनरली कहाँ रखते हैं, हाइट पे रखते हैं। और क्यों रखते हैं, ऐसा करते हैं आप, क्योंकि वहाँ से पानी आप नीचे ला सकें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस आता है। क्या आता है, प्रेशर डिफरेंस, इसलिए पानी ऊपर से नीचे आता है। साथ ही साथ आप क्या यूज़ करते हैं, मोटर यूज़ करते हैं, ताकि ये प्रेशर डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे और बराबर पानी आपको मिलता रहे, या पानी आप ऊपर भी भेज सकते हैं इसी पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके। कैसे भेजेंगे, नीचे का प्रेशर आप बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, मोटर की मदद से। तो इस तरीके से हम डिवाइस का यूज़ करते हैं, मोटर का। इसी तरीके से हम ये प्रेशर डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज डिफरेंस जनरेट करते हैं, और इस चार्ज डिफरेंस की मदद से हम क्या कर पाते हैं, ऑब्वियसली करंट को जनरेट करा पाते हैं। तो एक बात तो आप याद करो, पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल एक्चुअल में एक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर पता करना ही पोटेंशियल। ठीक है, क्या है पोटेंशियल, एक डेफिनेशन मैंने यहाँ भी लिखी है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट आप पता करोगे किसी पॉइंट पे, कहाँ के पॉइंट पे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पॉइंट पे। सपोज इलेक्ट्रिक सर्किट पर एक पॉइंट आपने लिया और उस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालने का प्रयास किया। तो कैसे निकालेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से कहाँ पे लेके आएंगे, सर्किट में लेके आएंगे। इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो, मैं बोल देता हूँ। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन। क्या चीज बेटा, वर्क डन। किस चीज पे किया गया वर्क डन, टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया था, कहाँ से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द सर्किट। फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द सर्किट। एक बार और बोलता हूँ मैं, द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसी तरीके से यदि आप इसी सर्किट में काम करो और आप यही चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सर्किट के ही किन्हीं 2 पॉइंट पे लेके जाओ, सपोज इस पॉइंट ए से इस चार्ज को आप पॉइंट बी तक लेके जाओ, तो इस ड्यूरेशन में भी वर्क डन होगा। उस वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पढ़िए ध्यान से, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में। ए पर जो पोटेंशियल है उसे जनरली वी ए बोल देते हैं, बी पर जो है उसे वी बी बोल देते हैं, और ये नेट पोटेंशियल वी जो होता है वो वी ए माइनस वी बी होता है, जहाँ पे वी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, और ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज डब्ल्यू बाई क्यू के इक्वल होता है। तो आज हम इस डब्ल्यू बाई क्यू पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और फार्मूला बन सकता है, v इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बन सकता है, एक और बन सकता है q इज इक्वल टू हमें w बाय वी मिल सकता है, साथ ही साथ एक और बन सकता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू, और मैंने आपको बताया था कि I होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, q बाई टी क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम आपने अभी देखा है, ये क्या होता है, करंट होता है, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू आई इंटू टी। एक फार्मूला हम यहाँ से ये भी बना सकते हैं। तो ये फार्मूला, कोई भी फार्मूला यूज़ करने की बात कही जा सकती है एक न्यूमेरिकली, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ये 2 डेफिनेशंस और आप देख सकते हैं, बाकी जो डेफिनेशंस मैंने अभी बताई वो भी वैलिड है। क्या है, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को दोनों जगह पे लेते हैं, दोनों पॉइंट पे लेते हैं, और जिनका डिफरेंस हम लेते हैं, और इसी डिफरेंस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, या फिर हम जनरल टर्म में क्या कहेंगे, द वर्क डन टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन ही तो हुआ यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर। मैंने बता ही दिया, अमीटर हम सीरीज़ में लगाते हैं, और अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के अमाउंट को मेज़र कर लेता है। इसको इस तरीके से सिंबॉलिकली हम दिखाते हैं, और इसका रेजिस्टेंस लो होता है। ये कुछ पॉइंट्स है अमीटर के लिए जो याद रखें। वोल्ट मीटर में क्या क्या पॉइंट है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आप निकाल रहे हो ये आप वोल्ट मीटर की मदद से मेज़र कर सकते हो। ये इसका सिंबल होता है, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल में मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ध्यान से देखें, ये इस कनेक्शन को पैरेलल बोला जाता है, जहाँ पे करंट डिवाइड हो गया और बाद में जहाँ पे करंट आके मिल गया। तो यदि इन दोनों पॉइंट के बीच में हम 2 डिवाइस लगा रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में कहलाएंगे। तीसरी भी कोई यदि यहाँ पे लगाएं तो वो 3 पैरेलल में कहलाएंगे। अभी कौन कौन पैरेलल में है, वोल्ट मीटर और ये बल्ब पैरेलल में है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। याद रखें, अमीटर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, जबकि यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ का हाई होता है, यहाँ का लो होता है। ठीक, इतना याद रखेंगे। अब चलिए आगे हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इनका सिंबल। तो जब सेल यूज़ किया जाता है, ये सिंबल आपने अभी देखा, बैटरी के लिए ये सिंबल, यहाँ पे कितने सेल हैं, 1 2 3 4 सेल हैं। सपोज ये 4 वोल्ट का होता तो ये कितने वोल्ट का निकलेगा, 16 वोल्ट का निकलेगा। ये बैटरी कितने वोल्ट की हो जाएगी, 16 वोल्ट की। इसके बाद की इस तरीके से दिखाया जाता है या ऐसे दिखाया जाता है। यदि इसको क्लोज किया जाए तो यहाँ पे ब्लैक डॉट करते हैं, या फिर आप ये सिंबल बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक, ऐसे। ठीक, ज्वाइंट वायर है तो इस तरीके से, और यदि क्रॉस वायर है तो इस तरीके से। इसमें ज्वाइंट नहीं है, मतलब ये वायर ऐसे जा रही है और इसके ऊपर से वायर ले जा रहे हो, तो आप 3D में तो ले नहीं जा पाओगे। इसको हम कैसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक, बल्ब का सिंबल ये होता है बच्चों, ठीक है, ऐसे ये बल्ब का सिंबल है। अमीटर अभी देखा है हमने, वोल्ट मीटर भी अभी हमने देखा है, और इसका आप डायग्राम चाहो अमीटर वोल्ट मीटर का तो आप देख सकते हो। ये वोल्ट मीटर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और अमीटर आपका कुछ ऐसा दिखता है। इसको तो मैंने डिटेल से ही दिखाया है आपको यहाँ पे, अपने एक्सपेरिमेंट्स में आपको किस तरीके के मिलते हैं अमीटर वोल्ट मीटर, ये आपने देख लिया है, जो आपको लेबोरेटरी में देखने को मिल सकता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, स्विच आपको इस तरीके से दिखता है लेबोरेटरी में, और इस स्विच को आप इस तरीके से इंडिकेट करते हो। यही स्विच यदि क्लोज हो जाए तो ये ऐसे दिखता है, या फिर इसका एक तरीका ये भी था, ओपन को ऐसे और क्लोज को कैसे, इस पे बीच में डॉट। तो ये आप देख चुके हो। बल्ब आप ये देखो, जनरल बल्ब तो जानते ही हो आप, सिम्बॉलिकली हम ऐसे दिखाते हैं। सेल ऐसा है, सिम्बॉलिकली ऐसा दिखाते हैं। बैटरी भी आप जानते हो, इन्वर्टर्स वगैरह में यूज़ करते हैं जो बैटरी, वही बैटरी है, तो वो ज़्यादा वोल्ट की होगी। बाकी जो बैटरी आप जनरल यूज़ करते हैं तो 9 वोल्ट तक की बैटरीज भी आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी। वोल्ट मीटर को ऐसे, अमीटर को ऐसे, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव होगा। इसी तरीके से यहाँ भी 2 टर्मिनल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपका रजिस्टर इस तरीके से दिखाया जाता है। पहले आप ऊपर छोटा सा लेते हो, फिर नीचे तक, फिर ये, और लास्ट में आप ये ऐसा बना देते हो। ये कैपिटल R से डिनोट होता है रजिस्टर। कल मैं डिटेल से रजिस्टर्स पे काम करूँगा, और साथ ही साथ में ओम्स लॉ कल बताऊँगा, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग या तो कल करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
इसके अलावा वेरिएबल रजिस्टर क्या होते हैं? वेरिएबल रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिनके रेजिस्टेंस को, यानी जिनके रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, ठीक है जी। ये स्लाइड आपको दिख रही है, इस स्लाइड को हम बढ़ाकर, इस स्लाइड को हम यहाँ ला सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं, ये पूरा स्लाइड कर सकता है। इस स्लाइड को चेंज करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, जबकि एक रजिस्टर की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, किसकी वैल्यू फिक्स होती है? रजिस्टर एक इस फॉर्म में भी होते हैं और इस फॉर्म में रजिस्टर शायद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, इनमें इस तरीके से लेयर्स होती हैं या कह सकते हो बैंड होते हैं, और इस बैंड से ही पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है, रजिस्टर किस वैल्यू का है, ठीक है। डिफरेंट बैंड्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं रजिस्टर्स की वैल्यू को, और पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो रजिस्टर रिक्वायरमेंट होगा वो हम लगाएंगे, क्योंकि हर जगह ये यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट हम करंट का नहीं भेज सकते। जैसे ये हमें टीवी वगैरह में भी लगे मिलेंगे और भी डिवाइसेस में लगे मिलेंगे। और वेरिएबल रजिस्टर भी आप समझ गए हैं। वेरिएबल रजिस्टर को हम कैसे दिखाते हैं? एक इसको दिखाने का तरीका तो आप देख ही रहे हो, ऐसा है, और एक तरीका इसका ऐसा भी होता है, ठीक है। इस वेरिएबल रजिस्टर को ही एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम आप लिख लें, रियोस्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RHEOSTAT, ये रियोस्टेट भी कहलाता है, ठीक। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे काम कर लेते हैं क्वेश्चंस पे, और आज के क्वेश्चंस हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से पढ़िए और पहले आप करिए फिर सॉल्यूशंस का सुनिए। इफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वर एनालॉगस का मतलब होता है फंक्शन में सेम होना, एनालॉगस का मतलब होता है सेम फंक्शन, और ये एनालॉगस वर्ड आप लोग बायो में भी यूज करेंगे जब आप लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो फंक्शन में सेम होने को एनालॉगस बोलते हैं। तो वाटर का जो सर्किट है, जिसमें हम वाटर पार्क में यूज कर रहे हैं वाटर सर्किट, वो किसके इक्वल सेम है? इलेक्ट्रिक सर्किट के सेम है। तो बैटरी किसके एनालॉगस होगा? यानी यदि आप ये बोलो कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज, सिंपल बोला गया है क्वेश्चन, यदि मैं शॉर्ट स्वीट समझाऊं तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज एनालॉगस टू वाटर सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट इज एनालॉगस टू वाटर सर्किट, देन voltage is analogous to which of the thing? बैटरी is analogous to which of the following? ठीक है, बैटरी हमसे पूछा है किसके एनालॉगस है। तो बैटरी में क्या किया गया है? बैटरी में एक डिफरेंस जनरेट किया गया है एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, द रेट एट विच वाटर फ्लो, बिल्कुल नहीं, रेट की बात नहीं होती है यहाँ पे। द स्पीड एट विच वाटर फ्लो, बिल्कुल नहीं, स्पीड की बात भी नहीं होती। द डिस्टेंस दैट वाटर फ्लोज थ्रू द सर्किट, डिस्टेंस की बात भी नहीं होती। द वाटर प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर डिफरेंस की बात होती है, और प्रेशर डिफरेंस क्या टॉप पे है क्या बॉटम पे है? ऑब्वियसली टॉप पे ज़्यादा होता है, और इसी कारण से पानी फ्लो हो पाता है। और ये हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, इसकी बात भी नहीं होती है। तो इसका आंसर डी है। एक बार इसका आप आंसर भी पढ़ लें, देखें यहाँ पे, द बैटरी एस्टेब्लिशेस एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट एंड दस कॉजेस द चार्ज टू फ्लो, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगता है। द बैटरी वोल्टेज इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, और ये जो वोल्टेज होता है, बैटरी का वोल्टेज जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इन एन एनालॉगस मैनर, इसी एनालॉगस मैनर में, यानी फंक्शनैलिटी में सेम वाले मैनर में आप कह सकते हो कि डिफरेंस इन वाटर प्रेशर बिटवीन टॉप ऑफ द वाटर स्लाइड एंड बॉटम ऑफ द वाटर स्लाइड दैट द वाटर पंप क्रिएट्स, तो ये एक तरीके से एनालॉगस फिगर होगी। This difference in water pressure causes water to flow down the slide because of this similarity between electric potential difference in an electric circuit and water pressure in a water park. The quantity electric potential difference is sometimes referred to as ठीक है, बेसिक आप समझ गए हो, बाकी आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, आंसर पढ़ना है, ये मैंने प्रेजेंट किया है आपके सामने। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, Which of the following is true about the electrical circuit in your flashlight? ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, कहने का मतलब ये है कि आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में इनमें से कौन सही है? चार्ज मूव्स अराउंड द सर्किट वेरी फास्ट, नियरली एज फास्ट एज द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल नहीं भाई, स्पीड ऑफ लाइट बहुत बड़ी बात होती है और हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। द बैटरी सप्लाइज द चार्ज इलेक्ट्रॉन दैट मूव्स थ्रू द वायर, बिल्कुल ये बात भी नहीं है, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन बोला है, द बैटरी सप्लाइज द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव थ्रू द वायर, बैटरी जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन को मूव करता है, ये एक कन्वेंशन है। बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस करता है, चार्ज कभी भी खत्म नहीं होते हैं बैटरी। द बैटरी सप्लाइज द चार्ज प्रोटॉन, चार्ज प्रोटॉन को देता है, ये बात भी हम गलत ही कहेंगे, दैट मूव थ्रू द वायर।
द चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट पासेस थ्रू द लाइट बल्ब, नहीं, चार्ज कभी नहीं यूज होता है बेटा, सेम बना रहता है। द बैटरी सप्लाईज एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी सप्लाई करती है बैटरी, यही सही है, और इस एनर्जी के कारण ही डिफरेंस आता है और चार्ज के फ्लो वगैरह की बात होती है। कभी भी बैटरी चार्ज को सप्लाई नहीं करता है। ये मत सोचना कि आप तो बोल रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या बोला था आपको कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि बैटरी ने सप्लाई किया है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स तो हर एटम की प्रॉपर्टी है। चलिए इसका सोल्यूशन भी आप एक बार पढ़ लें, ये ऑप्शन सही है, ये तो आपने देख लिया। पढ़िए, द बैटरी सप्लाइज द एनर्जी टू मूव द चार्ज थ्रू द बैटरी, एनर्जी के लिए बैटरी यूज होती है। दस एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी के कारण एस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं किसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को, और ये कारण है करंट के फ्लो होने का। द बैटरी डज नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोटॉन टू द सर्किट, बैटरी ने कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सप्लाई करने का काम नहीं किया। दोज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटम, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं किसी एटम में, और फ्लो होने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। कंडक्टिंग मटेरियल में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जरूर मिलते हैं। In fact, there would be no need to even supply charge at all since charge does not get used. चार्ज कभी भी यूज नहीं होता है, तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी था। इसीलिए आप लोग एक बेसिक आइडिया लेते हुए कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस बहुत बेसिक से पूछे जाते हैं और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। यदि आप एनटीएससी जैसे एग्जाम को अपीयर करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो एनर्जी जो है यूज होती है, लेकिन कभी भी चार्ज यूज नहीं होते हैं सर्किट में, तो ये ई ऑप्शन आपका सही था। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज का जीरो कब होता है, किस जगह पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल पर होता है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। इसका आंसर मैं चाहूंगा आप एक बार पढ़ लें। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज द लो वोल्टेज लोकेशन ऑन अ सर्किट, इसको हम लो वोल्टेज लोकेशन बोलते हैं सर्किट का, और इसीलिए इसको 0 वोल्ट माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। अब चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैथमेटिकल फॉर्म में डील होंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसे पढ़िए और इसको सॉल्व करिए मेरे साथ। वर्क डन हमें निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन इफ चार्ज 5 कूलम, कितना चार्ज, 5 कूलम चार्ज क्या हुआ है, मूव किया है 2 पॉइंट के बीच में, यानी 2 पॉइंट सर्किट में ले लो, और इन 2 पॉइंट के बीच में कितना चार्ज मूव किया है, 5 कूलम का चार्ज मूव किया है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ है, 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट के बीच में जनरेट हुआ है, तो इस कैपिटल V की वैल्यू भी हमें दे दी गई है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि VW/Q होता है, और हमसे W पूछा है तो W भैया V इंटू क्यू होगा, तो W इज इक्वल टू V की जगह हम रख देंगे 15 वोल्ट, Q की जगह हम रख देंगे 5, यूनिट होती है जूल, 75 जूल इज योर वर्क डन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में कितना वर्क डन किया गया, 75 जूल वर्क डन किया गया। तो सिंपली हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, और आज के क्वेश्चन इन्हीं फार्मूला पर बेस्ड है, ठीक है। कुछ होमवर्क भी मैं आज दे दूंगा जिसे मैं कल डिस्कस भी कर दूंगा। चलिए 5th क्वेश्चन पढ़ें आप अब लोग। तो आप लोगों ने इसे पढ़ा और क्या देखा आपने, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पूछा गया है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ये पूछा गया है, V पूछा गया है, जबकि वर्क डन 100 जूल है, ये दे दिया है, ठीक है। 100 जूल वर्क डन किया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी यदि सर्किट मान के चलो तो सर्किट के इन 2 पॉइंट में चार्ज को भेजने के लिए कितना वर्क डन किया जा रहा है, कितने चार्ज को भेजने के लिए, 10 कूलम चार्ज को भेजने के लिए, ये बोल दिया गया है। अब V इज इक्वल टू होता क्या है, सीधा सिंपल W/Q होता है, तो V इज इक्वल टू यदि W/Q होता है तो क्या W SI यूनिट में है, बिल्कुल जूल SI यूनिट होती है, क्या Q SI यूनिट में है, बिल्कुल कूलम SI यूनिट होता है, तो जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं, तो ये 10 वोल्ट या 10 जूल पर कूलम आप बोल सकते हो कैपिटल V से। ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, कितना, 10 वोल्ट इज योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग आज की क्लास में, और फिर मैं कुछ होमवर्क दे दूँगा। चलिए इसको करते हैं, ध्यान से पढ़ें और आप देखें। व्हाट इज चार्ज, चार्ज पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो मैंने क्वेश्चन सिंपल ही लिए हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें आपसे क्या पूछा गया था, आपसे W पूछा गया था, फिर मैंने लिया जिसमें V पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में चार्ज पूछा गया है, यानी Q पूछा गया है।
कब? जब 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस 220 वोल्ट दिया है, यानी 2 पॉइंट जो आपने लिए हैं किसी सर्किट में, उसके बीच का डिफरेंस 220 वोल्ट है, और जो वर्क डन किया गया है चार्ज को फ्लो कराने में, जो भी चार्ज का अमाउंट होगा या वैल्यू होगी उसको कराने में 1760 जूल वर्क डन किया गया है। तो आपको चार्ज का अमाउंट बताना है कितना होना चाहिए। हम सब जानते हैं VW/Q होता है, तो यहाँ पे Q क्या होगा? Q हो जाएगा W/V। ठीक, अब ये बताओ प्यारे बच्चों, W कितना दिया है? तो W दिया है 1760 जूल, और V कितना दिया है? 220, ये भी वोल्ट दिया है, यानी ये भी SI फॉर्म में दिया है। तो 176 डिवाइड बाई 22, तो ये 8 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ से 8 कूलम चार्ज आपको मिल गया, जिसकी बात आपको इस क्वेश्चन में करनी थी। तो कितना चार्ज आपको मिल गया? 8 कूलम चार्ज। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और आज की क्लास में मैं इतना ही करवा रहा हूँ। पहला होमवर्क का क्वेश्चन आप लिखें, कैलकुलेट द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। 3 कूलम चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन होगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। सिंपल वैल्यू पुटिंग सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप फार्मूला लगाएं और करें इसको, और आप आंसर इसका सबमिट करें। ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 2 पॉइंट के बीच में, जबकि वर्क डन 1500 जूल का हो रहा है और चार्ज कितना कैरी हो रहा है? 50 कूलम का। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 1500 जूल ऑफ द वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 50 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। चलिए थर्ड क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो आपको करके आना है एज अ होमवर्क। कल मैंने डिस्कस भी कर दूंगा। 5000 जूल का वर्क हुआ है, कब हुआ है? जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज लेके जा रहे हो और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का बना रहे हो। बस आपको ये बताना है कि चार्ज कितना आप लेके जा रहे हो। ठीक है, तो 5000 जूल ऑफ वर्क वुड बी डन, इसकी डन की जगह वुड बी डन लिख लो। वुड बी डन टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ आज की समझ में आई है। ये 3 क्वेश्चंस आप करें और इसको सबमिट करें। ठीक है, कल मैं इनका सोल्यूशन करवाऊंगा, और साथ ही साथ कल की क्लास में मैं ओम्स लॉ एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर ओम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।